गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने अध्याय 1 प्रारंभ किया, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में हमने विस्तार से जाना। आज उसी क्रम को जारी रखेंगे और संविधान के बारे में और विशेष अर्थ यहाँ पर जानेंगे। यह आपका अध्याय 1 और कल से आगे आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पेज नंबर 6 आपका। संविधान के बारे में कल हमने जाना कि संविधान एक कानूनों की पुस्तक होती है, जिसके माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है, देश की शासन व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए और विभिन्न प्रयास इसमें किए जाते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कल हमने जाना। आज बात करेंगे कि किस प्रकार से समय समय पर संविधानों में भी परिवर्तन होता है और एक नए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। ये देखिए पेज नंबर 6। तो कल हमने ये जानने का प्रयास किया था कि समय के बाद में, एक निश्चित समय के बाद में कई बार संविधान बदलने की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिनसे इस बात की जानकारी हमको होगी कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और कई देशों में नए संविधान की आवश्यकता भी होती है, तो क्यों होती है। हम विगत कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और वहाँ अलग अलग प्रकार के कानूनों के और संविधान की आवश्यकता होती है। यह समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे और इन उदाहरणों से इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान की आवश्यकता होती है। दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, दो घटनाएं दी हैं, जिनसे इस बात की जानकारी हमको होगी कि किस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान की आवश्यकताएं क्यों होती हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है, यानी एक नया संविधान स्वीकार किया है। कहाँ पर? नेपाल के लोगों ने। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नई संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप बालकों के मन में भी विचार आ रहा होगा कि जब नेपाल में पहले से संविधान है तो वहाँ नई संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल में एक लोकतंत्र था। पहले नेपाल में क्या था? लोकतंत्र शासन व्यवस्था थी। और जब वहाँ पर राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, जब राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर की गई तो लोकतंत्र के लिए एक नई संविधान की आवश्यकता नेपाल में हुई। वहाँ पहले राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था। और जो 1990 में नेपाल में संविधान बनाया गया था वो किसके अनुरूप था? वो राजतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप था और राजा के शासन के लिए वो वहाँ पर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि शासन की सर्वसत्ता वहाँ राजा के पास थी। उस समय तक राजा का शासन वहाँ पर होता था। नेपाल के कई लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन नेपाल के लोगों ने कई दशकों से नेपाल में लोकतंत्री शासन व्यवस्था के लिए जन आंदोलन किए। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र की स्थापना हो पाई और जो राजा की सत्ता थी उसको वहाँ पर 2006 में समाप्त कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि नेपाल के अंदर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित हो गई और जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी उसको वहाँ से हटा दिया गया। ये घटना है 2006 की। नेपाल के लोगों ने लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। नेपाल के लोग ये चाहते थे कि वहाँ से राजतंत्र समाप्त हो जाए और लोकतंत्र की स्थापना हो, और ऐसा कार्य वहाँ हुआ 2006 में। इसके लिए उन्हें एक नई संविधान की आवश्यकता हुई। अब जब लोकतंत्र स्थापित हो गया और राजतंत्र समाप्त हो गया
तो लोकतंत्र के लिए नई संविधान की आवश्यकता महसूस वहाँ पर की गई। इसीलिए 1990 में जो संविधान बनाया गया वह बेकार हो गया और अब वहाँ पर एक नए संविधान की आवश्यकता हुई। नया संविधान बनाने की बात वहाँ पर प्रारंभ हुई। तो हमने यहाँ पर चर्चा की कि किस प्रकार से वहाँ पर एक नई संविधान की आवश्यकता हुई। नेपाल के अंदर नए संविधान का निर्माण किया गया। पिछले संविधान को इसीलिए वहाँ से हटाया गया क्योंकि उसमें आदर्शों का अभाव था और लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप वो नहीं था। इसलिए नेपाल के लोग चाहते थे कि नेपाल में एक नया संविधान हो जो लोकतंत्र के अनुरूप हो और एक आदर्शात्मक संविधान हो और वहाँ के लोगों को अधिकार प्रदान करता हो। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे कि जब खेल बदलता है तो नियम बदल जाते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की बजाय वहाँ कौन सी व्यवस्था स्थापित हो गई? वहाँ पर हो गई लोकतंत्र व्यवस्था। राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और लोकतंत्र को स्थापित किया गया। अब लोकतंत्र जब स्थापित किया गया तो लोकतंत्र के लिए कानून भी चाहिए। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप ही कानून हो तभी देश का शासन चलाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से एक नई संविधान की आवश्यकता महसूस होगी, इसलिए वहाँ नया संविधान का निर्माण हुआ। तो सारे नियम बदलने होंगे और नए समाज की रचना करनी होगी। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाया। इसीलिए 2015 में वहाँ पर एक नए संविधान का निर्माण किया गया। ऊपर दिए गए चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। हमने देखा, अभी देखिए ये पिछले पृष्ठ में यहाँ पर लोग हैं जो लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और शांति पूर्वक वहाँ पर कई प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं। तो लोकतंत्र की एक लंबी लड़ाई लड़कर वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की। अब इसके बाद में ये देखिए, नेपाल के लोगों ने एक लंबी लड़ाई के बाद में लोकतंत्र की स्थापना की अपने देश में। उसी के लिए यहाँ पर एक आंदोलन हो रहा है जिसमें किस प्रकार से लोग भाग ले रहे हैं उसको दर्शाया गया है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अनेक बार वहाँ पर जन संघर्ष हुए हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और यहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो वहाँ का जो राजा था, राजा ज्ञानेंद्र, उसने व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर क्या किया? शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और सेना को ये बागडोर अपने हाथ में ले ली। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौता पर दस्तखत किए। माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक 12 सूत्री समझौता तैयार किया। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया था और 2006 तक पहुंचते पहुंचते सभी लोगों ने जोरदार जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, जिसकी चर्चा अभी हमने की। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर कर आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल कर के राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और राजा को मजबूर होना पड़ा और उसने 2006 में जनता को अधिकार प्रदान किए, संसद को बहाल किया और जनता को सरकार बनाने का मौका प्रदान किया। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया और वहाँ पर राजतंत्र को खत्म कर दिया गया
और लोकतंत्र व्यवस्था कायम की गई। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन का दृश्य यहाँ पर ऊपर दिखाया है, जिसको अभी अभी हमने देखा। और देखें आप, देखिए एक जगह लोग जन आंदोलन कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। और एक अन्य चित्र में यहाँ भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनता जन आंदोलन कर रही है कि लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर हो। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जहाँ जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा शासन का संचालन होता है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और जो राजतंत्र होता है, राजतंत्रिक व्यवस्था में राजा के द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। प्राचीन काल में राजाओं का शासन होता था, लेकिन वर्तमान में लगभग सभी देशों में लोकतंत्र व्यवस्था देखने को मिलती है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। और संविधान का एक काम क्या होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करे कि किस प्रकार से देश में राजनीतिक व्यवस्था होगी। नेपाल का पुराना जो संविधान था उसमें कहा गया था कि देश के शासन की भागडोर कौन संभालेगा? राजा संभालेगा। देश में शासन की भागडोर राजा के पास में रहेगी, राजा शासन चलाएगा और मंत्रिपरिषद के हाथ में, और राजा की जो मंत्रिपरिषद होगी वो शासन का संचालन करेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। और जहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर उस प्रकार का संविधान होता है। और राज्य व्यवस्था चुनने में, राज्य की व्यवस्था चलाने में संविधान का अहम रोल होता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी देश और अधिक जनसंख्या होने के कारण अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता क्या करती है? शासन करती है। और इसलिए प्रतिनिधि और राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे जो चित्र दिया है उसमें बताया गया है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपकी पूरी होती है। जय हिंद, जय भारत।